2026 में स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। आज की इस गाइड में हम इसी पर बात करेंगे। अगर स्पेन में बैठकर रिमोटली काम करने का ख्याल अच्छा लगता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस ख्वाब को हकीकत कैसे बनाया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। धूप वाले स्पेन से रिमोटली काम करना वाकई ये एक ऐसा ख्वाब है जो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है बल्कि एक ऐसा मकसद है जिसे हासिल किया जा सकता है बशर्ते कि सही इक़दामात उठाए जाएं। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज है, बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। क्यों? अक्सर इसलिए कि लोगों को जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सही तरीके हैं अप्लाई करने के, उनका पता ही नहीं होता। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। ये डिजिटल नोमैड्स वीज़ा आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है? अच्छा, तो ये डिजिटल नोमैड वीज़ा है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये एक कानूनी इजाज़त है, एक परमिट उन लोगों के लिए जो यूरोपियन यूनियन से बाहर के शहरी हैं। यानी अगर कोई स्पेन से बाहर की कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहा है या कोई फ्रीलांसर है जिसके क्लाइंट्स दूसरे मुल्कों में हैं, तो वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि स्पेन में रहते हुए अपना काम जारी रखा जा सकता है। और इस वीज़ा के फ़ायदे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ना सिर्फ स्पेन में कानूनी तौर पर रहने और काम करने की इजाज़त मिलती है, बल्कि फैमिली को भी साथ लाया जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये आगे चलकर मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता भी खोल सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, आमदनी की शर्त पूरी करना। ये वो जगह है जहां अक्सर लोगों को मुश्किल पेश आती है। और सच पूछें तो ये ज़्यादातर एप्लीकेंट्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। देखें, स्पेन की हुकूमत ये तसल्ली करना चाहती है कि जो भी आ रहा है वो माली तौर पर खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। वो मुकामी माइशत में हिस्सा डालें, ना कि वहाँ की समाजी खिदमात पर बोझ बने। तो वो मैजिकल नंबर क्या है? और ये रहा वो नंबर। 2026 के लिए जो अंदाज़ा है वो ये कि एक मेन एप्लीकेंट को कम से कम 2,600 से 3,000 यूरो हर महीने कमाने होंगे। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा टारगेट है और इसे पूरा करना लाजमी है। और अगर फैमिली भी साथ है तो ये रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। शरीक हयात या पार्टनर के लिए तकरीबन 1,000 यूरो मजीद और हर बच्चे के लिए 300 से 400 यूरो इजाफी आमदनी दिखानी होगी। यहाँ सबसे अहम बात यह समझने की है कि ये आमदनी सिर्फ एक महीने की नहीं होनी चाहिए, ये मुसलसल और काबिल सबूत होनी चाहिए। मतलब बैंक स्टेटमेंट्स और दूसरे कागजात से ये साबित करना होगा कि ये आमदनी मुस्तकिल आ रही है। अब जबकि आमदनी की बात समझ में आ गई है तो चलें अगले मरहले पर चलते हैं, यानी कौन कौन से कागजात जमा करने हैं। ये समझें कि ये अप्लाई करने के लिए आपकी टूल किट है। देखिए, ज़रूरी दस्तावेज़ात की फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है। इसमें एक वैलिड पासपोर्ट, मुलाजिमत का कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांसिंग का सबूत, पिछले 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स, आमदनी का सबूत, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और तालीमी डिग्री या मुताल्लिका तजुर्बे का सबूत शामिल है। और एक बात जो बहुत बहुत ज़रूरी है और जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का स्पेनिश ज़बान में प्रोफेशनल ट्रांसलेशन करवाना लाजमी है। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन करें, सिर्फ इस एक गलती की वजह से बहुत सी एप्लीकेशन सीधी सीधी रिजेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें कि कागजात तैयार हैं। अब आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं, यानी अप्लाई कैसे करना है और कौन से अहम फैसले करने हैं। अच्छा, तो अप्लाई करने के 2 मेन रास्ते हैं। एक तो ये कि अपने मुल्क से ही स्पेन जाने से पहले स्पेनिश एम्बेसी या काउंसलेट में अप्लाई किया जाए। ये तरीका थोड़ा सुस्त हो सकता है। दूसरा तरीका जो काफ़ी लोग अपनाते हैं वो ये है कि पहले टूरिस्ट वीज़ा पर स्पेन चले जाएं और फिर वहाँ पहुँचकर अप्लाई करें। अक्सर इस तरह मंजूरी जल्दी मिल जाती है। अब कौन सा रास्ता बेहतर है, ये हर किसी की अपनी सूरत हाल पर डिपेंड करता है। पूरा प्रोसेस खुद 4 अहम स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले सारे कागजात तैयार करें, फिर ऑनलाइन या एम्बेसी में अप्लाई करें, उसके बाद मंजूरी का इंतज़ार करें जिसमें आमतौर पर 15 से 45 दिन लग जाते हैं, और आखिर में वीज़ा मिलने पर सफ़र करें। कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग आम तौर पे क्या गलतियां करते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। ये हिस्सा रिजेक्शन से बचने में काफ़ी मदद करेगा। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सबसे आम वजूहात यही हैं: तनख्वाह का सबूत नाकाफ़ी होना, कागजात का गलत या नामुकम्मल होना, रिमोट काम का ठोस सबूत ना होना, और हाँ, स्पेनिश ट्रांसलेशंस का गायब होना। ये वही सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने अभी बात की है। तो खुलासा क्या है? सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने से पहले हर एक डिटेल को डबल चेक बल्कि ट्रिपल चेक करें। हर कागज़,
ہر ٹرانسلیشن، ہر نمبر، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کامیابی اور ناکامی میں فرق ڈالتی ہیں۔ یاد رہے کہ اسپین کا یہ سفر ایک ہی قدم سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ قدم اچھی طرح تیار ہونا چاہیے۔ اس پوری بات چیت کا مقصد یہی تھا کہ وہ پہلا قدم مضبوط ہو، پر اعتماد ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سفر کے لیے تیاری شروع کی جائے؟